बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात अब बहुत बढ़ चुकी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं। हर तरफ से उनके इस्तीफे का मुतालबा आ रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें। हाल ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल भी अब ये कह रही है कि साख ख़त्म हो चुकी, साख मुतासिर हो चुकी, इलेक्शन की साख तो है गई ही गई, साथ इलेक्शन कमीशन की साख जो कहने को एक आईनी इदारा है उसकी साख तबाह हो गई। अब कोई हल नहीं सिवाय इसके कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों। इससे पहले भी ये बात आई थी, लेकिन फिर कहा गया कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, तो लिहाजा ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन में से अलबत्ता इस्तीफे आ गए थे और सबको समझ आ गई कि क्यों आ गए हैं, क्योंकि उसके बाद जो धांधला हुआ है वो सबके सामने है और इतना ये मैसिव स्केल पर हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में धांधली की गई है कि इसको किसी भी तरह से अब छुपाया नहीं जा पा रहे इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमीशन खुद मिलकर। अब कह तो रहे हैं हम इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि जब रावलपिंडी के कमिश्नर का इस्तीफा आया है उसके बाद अब ज़ाहिर थरथली मची हुई है, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब इत्तेज़ाज़ एहसन साहब की सुनिए, वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आर्टिकल 6 बगावत का, गद्दारी का, क्योंकि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर उन्होंने मुतनाज़ा तरीन धांधली ज़दा इलेक्शंस करवाए हैं। सब कुछ उनको पता लग रहा था और इसकी पूरी एक डिटेल है। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब यहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस भी अब खुद को अलहदा कर लें, यानी इस पर अगर कोई भी मैटर आता है इलेक्शन के हवाले से तो चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब को वो नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अब इल्ज़ाम उनकी तरफ भी आया है। और इससे पहले खबरें आई कि जजेस, सीनियर जजेस गए हैं चैम्बर में, चीफ जस्टिस के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जिनमें अतर मिनल्ला का नाम आया, जिनमें मुनीब अख्तर साहब जस्टिस और आयशा मलिक साहिबा का नाम आया, इस तरह दीगर जजेस का नाम आया। और ये कि जी उस पर पता नहीं सुओ मोटो की भी बात हो रही थी, फिर आया कि जी नहीं सुओ मोटो नहीं इस पर लिया जा रहा कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे और उसके इल्ज़ामात पर। लेकिन जस्टिस काजी फाइजा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक बयान ज़रूर आ गया, उन्होंने यूट्यूबर्स को कुछ बयान दिए और अब इस पर भी ये लोग कह रहे हैं कि जी यूट्यूबर्स के बारे में तो काजी फाइजा साहब कहते थे कि जी कोई साफ़ी होना चाहिए, यूट्यूबर्स का दाखिला बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन खुद ही उन्होंने यूट्यूबर्स को ही फिर आकर इंटरव्यू दिया या बात की कि जी कोई इल्ज़ाम इस तरह लगा दे, कोई सबूत तो हो, कोई बात तो करे कि चीफ ये इलेक्शन के हवाले से अगर कमिश्नर रावलपिंडी ये कह रहे हैं कि जी इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी इसमें सब मुलव्वस हैं। तो अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये तो ज़रूर हो रहा है कि उनके जो मातहत लोग रहे रावलपिंडी के कमिश्नर के, उनके छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों पर, उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, ये ज़रूर हो रहा है। लेकिन अब बात आ रही है तहकीकात की जाए कि ये सब के कैसे हुआ, ये धांधली किस तरह हुई, जो लोग जीते हुए थे उनको हराया कैसे गया, फॉर्म 45 आज तक मौजूद है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। हालांकि बहुत आसान है कि इलेक्शन कमीशन अब भी इसको अगर मामले को समेटना चाहता है तो सबसे मंगवा ले, उनके पास वैसे भी फॉर्म 45 असल तो होंगे, लेकिन बहरहाल चूंकि अब कहा जा रहा है फॉर्म 47 उन्होंने बना लिए हुए हैं और उसके मुताबिक रिजल्ट दे दिया, उसके मुताबिक फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं जो कि पोलिंग एजेंट्स को दिए गए। और खुद रावलपिंडी के कमिश्नर ये कह चुके हैं लियाकत भट्टी के जी अभी भी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो अब खुद इलेक्शन कमीशन कह रही है हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। जो लोग बिठाए गए कि जी अब कमिश्नर आ गए हैं, जी ये DROs आ गए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसमें जो चेहरे थे वो बता रहे थे, तो उसमें शेयर लोग कर रहे थे कि जनाब इनके चेहरे देखकर ही आप बता सकते हैं कि किस तरह इनको लाया गया, किस तरह बिठाया गया। तो ये सब कुछ बड़ा मुतनाज़ा हो गया है और इलेक्शन करवाए तो इसलिए गए थे कि जी कोई इस्तेहकाम आएगा, कोई मईशत पाकिस्तान की बेहतर होगी। लेकिन जिस तरह के इलेक्शंस करवाए गए हैं ना तो इससे इस्तेहकाम आना है, ना ही हालात इससे कोई बेहतर होने जा रहे हैं। अब सूरत हाल ये बन गई है कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ, एमरजेंसी, आधा मार्शल लॉ, इस तरह की बातें हो रही हैं। अकबर बाजवा बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं और हमारे भाई हैं, प्रोग्राम भी GN पर करते हैं, उन्होंने पोस्ट भी ये किया है और कई दफ़ा मेरी उनसे बात होती है तो मैं अंदर की खबर उनसे जानने के लिए कई दफ़ा रब्ता भी करता हूँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि फवाद चौधरी के हवाले से भी उन्होंने बहुत पहले मुझे कुछ चीज़ें बता दी थी कि जी किस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर बाद में वो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, सबको पता लगती रही। तो उनके पास कई दफ़ा अंदर की खबर होती है। तो वो ये कह रहे हैं, अकबर बाजवा का कहना है कि जी 6 से 7 दिन, बल्कि उससे पहले ही सारा मामला इधर उधर हो जाना है। कोई लोग 6-7 दिन की बात कर रहे हैं कि जी मार्शल लॉ या आधा मार्शल लॉ होगा। तो अब दोस्त अहबाब उनको ये कहते हैं कि भाई पहले कौन सा मुल्क में कोई जमहूरियत है। आप देखिए जो इंटरनेट की सूरत हाल है, जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है, कह रहे हैं बदतरीन दौर पाकिस्तान का चल रहा है, पिछले 2 साल में बदतरीन दौर रहा है पाकिस्तान का इंसानी हुकूक के हवाले से। और ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, जहाँ इंसानी हुकूक नीचे जाएंगे वहाँ पर मईशत भी नीचे जाएगी।
जहां पर आज़ादी कम हो जाएगी वहां पर आप देखिए कि मईशत भी वहां पर नहीं चलती, दुनिया देख रही होती है। अभी इंडिपेंडेंट ये खबर दे रहा है, शहबाज राना साहब ट्रिब्यून के लिए खबरें दे रहे हैं, वो सब लोग ये बता रहे हैं कि जनाब मईशत की बड़ी बुरी सूरत हाल है और कारोबार पाकिस्तान से लोग बाहर लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त अजीबोगरीब कैफियत है और हुकूमत जो है वो 2 अरब डॉलर जनाब 2 अरब डॉलर जो है वो परचेज कर चुकी है कि हमने किस तरह से जनाब ये डॉलर को कोई स्टेबल रखना है, वो मामला भी दुरुस्त तरीके से नहीं बन रहा। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल देख रही है कि पाकिस्तान इस वक्त रोज़ाना 48 अरब रुपया कर्ज की सूरत में ले रहा है, बढ़ रहा है पाकिस्तान पर। शहबाज राना साहब कहते हैं पाकिस्तान इज एडिंग ₹48 बिलियन पर डे इन इट्स डेट व्हाइल इट्स डेली एवरेज टोटल टैक्स कलेक्शन इज 33 बिलियन। यानी पाकिस्तान का कर्ज रोजाना की बुनियाद पर 48 अरब रुपए बढ़ रहा है, 48 अरब रुपए रोजाना, और टैक्स कितना हम तकरीबन इकट्ठा कर रहे हैं 33 अरब रुपए। यानी रोजाना आप देखिए हमारा जो टोटल टैक्स है 33 अरब है और हमारा कर्ज जो है रोजाना वो 48 अरब है। तो इसमें अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये तकरीबन 15 अरब रुपया डेली का खसारा है हमारे, 15 अरब रुपया, और वो बढ़ता चला जा रहा है। आज 15 है, कल 30, परसों 45 अरब रुपए। तो ये बढ़ता चला जा रहा है, हम इसको कैसे उतारेंगे? तो किस तरह से, और उन्होंने लिखा है कैन पीडीएम 2 एड्रेस दिस मॉन्स्टर व्हेन पीडीएम 1.0 एंडेड अप कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम। जब पीडीएम 1 ने इस मसले को बढ़ा दिया तो पीडीएम 2 क्या इस पर काबू पा सकेगी? महंगाई का तूफान है यकीन करें, और बढ़ रहा है। गैस की कीमतें मजीद बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर फिर से ऊपर जाने वाला है बड़ी तेज़ी से, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये जिस तरह का हालात बना दी हैं, तो आप देखिए ना, जो दुनिया की मईशत के हवाले से लिखने वाले जराइद हैं, किसने इन्वेस्ट करने आना है पाकिस्तान में? फाइनेंशियल टाइम्स का लिख रहा है, BBC से तो खैर मुर्जा सोलंकी साहब ने अलग पंगा बना लिया, उनके रिपोर्टर को हरासा करके, वो तो अलग कहानी है, और बाकी आपके बारे में क्या लिखेंगे अल जज़ीरा, स्काई, CNN, जितने भी हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पता, फाइनेंशियली जो बड़े बड़े फाइनेंस के हवाले से जो बड़े बड़े जराइद हैं उनकी बात करूं, फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट से भी आपने देखा मुर्जा सोलंकी साहब ने क्या किया था। तो इनको पढ़कर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इनको पढ़कर बड़े बड़े लोग डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं इतनी बड़ी धांधली हुई है, हर कोई ये रिपोर्ट कर रहा है। जहां नेट नहीं चलता, जहां पर सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चलती, उस मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। तो पाकिस्तान से बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट इस वक्त बाहर जा रही है और चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हुक्मरान अवामी राय से इतने डरते हैं कि पाकिस्तान ने ट्विटर बंद कर दिया। अब सिर्फ एक कमिश्नर सच बोला है, ये समर अब्बास ने ये बात कही। तो ये तो हमारी सूरत हाल है कि एक बंदा बोलता है और हालात अजीब हो जाते हैं। अच्छा, अकबर बाजवा ने एक बड़ी हैरान कुल ट्वीट किया, सिर्फ इतना लिखा है, ठाकुर तू गयो। अब मैं भी इतना ही कहूँगा क्योंकि जो इन्होंने कहा है बस उतना। अच्छा, इसके अलावा जनाब अकबर बाजवा ने एक और चीज़ शेयर की है, बकौल नजम सिटी साहब, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोग्राम में सिटी साहब ने बात कर दी है, इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर सियासी जमातों पर नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट पर है, क्योंकि ये सब इनका बनाया इंतज़ाम है और सिर्फ इदारे के तौर पर ही इनके स्टेक्स बड़े नहीं, कुछ लोगों के ज़ाती स्टेक भी हैं। और फिर नजम सिटी साहब ने कहा जी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये नजम सिटी साहब ने कहा, मैंने सुना भी है। और फिर ये जिस तरह से सारा अरेंजमेंट हुआ है उसके बारे में भी नजम सिटी साहब ने कहा है कि जी ये तो था कि नून लीग को लाना है और ये कुछ सीटें ले लेंगे और थोड़ा बहुत ज़्यादा रिगिंग करेंगे और इनको लाकर बिठा देंगे। लेकिन अब इतनी बड़ी लीड से जीती है तहरीक इंसाफ, इतने लोग निकल आए और कहते हैं जी मैंने तो पहले कहा था एक खामोश एक सैलाब हो सकता है लोगों का जो आ जाए, जो कि पीर पगारा ने भी कहा कि ये 2-2.5 करोड़ नौजवान हैं, उन्होंने फैसला सुना दिया, पूरी कौम ने सुना दिया। तो अब इनके आगे ये एक सैलाब है, इसके आगे बंद नहीं बांध सकते। तो अब नजम सिटी साहब बात कर रहे हैं, मैं रऊफ क्लासरा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी आखिरी मौका इनके पास वो था कि ये मान जाते, ये नून लीग पीपल्स पार्टी सब मान जाते कि जी हम हार गए हैं। जब इन्होंने देख लिया, इनको रात को इतला आ गई थी फॉर्म 45 के मुताबिक, सब लोगों को पता लग रहा होता है, तो उस वक्त ये मान जाते हैं ग्रेसफुली और कहते जी ये तहरीक इंसाफ हुकूमत बना ले, तो ये बच जाते। अब ये फंस गए हैं। और इन सब पर एक और बड़ा बयान, एक और अहम ऐलान, इमरान खान ने कहा है चाहे मुझ पर जितने मर्जी केस करें, ये जेल मुझे नहीं झुका सकती। अली मोहम्मद खान ने ये बात बताई है कि इमरान खान साहब अब भी यही बातें कर रहे हैं और अली मोहम्मद खान से मुलाकात भी हुई इमरान खान की, और उसके बाद उन्होंने इस तरह के बयानात भी दिए हैं कि हम आगे लेकर चलना चाहते हैं, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात करना चाहते हैं और एक आम मुआफ़ी का ऐलान, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ जिस तरह नेल्सन मंडेला की बात करते हैं इमरान खान साहब, उस तर्ज पर अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं
कि मुझ पर जो भी किया गया, लेकिन मुल्क की खातिर हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। और अब ताज़ा बयान यह है कि इमरान खान ने कहा चाहे मुझ पर जितने मर्जी केस करें, ये जेल मुझे नहीं झुका सकती। तो अब यही कहा जा रहा है कि जो भी एनआरओ होना है, डील होनी है, वो अब इमरान खान ने देनी है। इसके साथ साथ एक और बड़ा ऐलान इमरान खान ने यह किया है कि वो अब जेल से आने के बाद कहां पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। यह भी बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ने यह कहा है कि मैंने इमरान खान को अपनी लाहौर की सीट की पेशकश की। यानी लतीफ़ खोसा साहब जिस सीट से जीते हैं, लतीफ़ खोसा कहते हैं मैंने इमरान खान से कहा कि आप इस सीट से इलेक्शन लड़ें, मैं दस्तबरदार हो जाऊंगा और उसके बाद आप यहां से सीट जीत कर उसके बाद असम्बली में आएंगे और फिर आप दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो जब लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं मैंने इमरान खान को अपनी लाहौर की सीट की पेशकश की, जिस पर उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि वो जेल से निकलने के बाद मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ेंगे। तो इमरान खान साहब ने अभी ऐलान कर दिया है कि वो अब इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, और वो शहर है जनाब मियाँ वाली। और वहां पर जितने भी सर्वेज हुए हैं आप जानते हैं कि वहां तो इमरान खान साहब के करीब, तहरीक इंसाफ के करीब करीब भी कोई और पार्टी, कोई उम्मीदवार है ही नहीं। मईशत के इतने बुरे हालात हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें, इनको अपने ख़ानदान से बाहर कोई मिलता ही नहीं है। इनकी अपनी लीडरशिप, साद रफ़ीक हों, दीगर लोग हों, वो अब डिसल्यूजन हैं, उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया सियासत से कि ये क्या है जनाब, ख़ानदान से बाहर नहीं निकलते, इनको अकल नहीं आनी, ये सोच नहीं सकते। ये रऊफ़ क्लासा साहब ने कहा है ये इन्होंने वो मौका गंवा दिया है, अब ये फंस गए हैं और ये खुद जीत क्लेम करते हैं, लेकिन इनके चेहरे लटके हुए हैं। और तहरीक इंसाफ जिनको हरवाया गया है ज़बरदस्ती, वो देखिए वो कितनी खुशियां मना रहे हैं, वो कितने, क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट भी होती है, मॉरल स्टैंडिंग होती है, वो उनके पास है और वो उसकी वजह से ये कभी अब निकल ही नहीं सकते इससे। ये बात भी रऊफ़ क्लासा साहब ने की है। तो अब हालात ये हैं कि इसलिए ये कभी मार्शल लॉ की बात हो रही है, कभी आधे मार्शल लॉ की बात हो रही है, कभी इमरजेंसी की बात हो रही है, लेकिन क्या उससे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और गड़ा गहरा खोदा जाएगा? वाहिद हाल है जिस तरफ नहीं बढ़ा जा रहा कि जो मैंडेट चोरी किया गया है वो जिसका भी है उसको वापस किया जाए और ये सारा मामला जो है दोबारा सेटल किया जाए। नए इलेक्शन से भी मामला हल नहीं होगा, जो फॉर्म 45 वाला मामला है उसी पर जाया जाए। नए इलेक्शन से फिर और एकदम इस्तेहकाम आएगा। फिर मसला ये है कि इतने अरब, 50 अरब रुपए से ज़्यादा हम कहाँ खर्च करेंगे और इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए कौन ये करेगा? अगर फॉर्म 45 वाला जब मामला है जो बड़ा सीधा सा है कि कहीं भी अगर मसला होता है, फॉर्म 45 तमाम जितनी जमातों ने इलेक्शन लड़ा उनके पोलिंग एजेंट्स के पास होता है, हर उम्मीदवार के पास होता है, उसके मुताबिक बना दें और इस मसले से निकलें। नहीं तो फिर ये इसी तरह से जनाब अदम इस्तेहकाम रहेगा। और ये पीपल्स पार्टी नून लीग ऐसे नहीं हुकूमत से भाग रही जी आप वजारत ले लें, आप ले लें। आज ये वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म बनने को तैयार नहीं है इनमें से कोई जनाब काबीना में आने को तैयार नहीं है और ये इनके हालात हो गए हैं। लेकिन अब इन्होंने इतना बिगाड़ दिया है काम कि अब इनको तो ये ढोल बजाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये ढोल अगर ये बजाने के लिए जिस तरह से इन पर दबाव है और ये इनको काम करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद फिर जो लोग इनके साथ करेंगे, अवाम इनके साथ करेंगे, उसका भी इनको पता है कि पिछले 2 साल की कारकर्दगी और अब ये जो करने जा रहे हैं, जिस तरह से आ रहे हैं और ये बाज नहीं आएंगे मुझे लगता है, और ये उसकी भरपूर कोशिश करेंगे और उसके बाद इनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। अल्लाह हाफिज़।